हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी जो जनरल साइंस की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम आज फिज़िक्स देखेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो हम साइंस की इस ब्रांच में स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, एनर्जी और जो मैटर के बीच में इंटरेक्शन होता है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स में। फिज़िक्स में दो फिज़िकल क्वांटिटी में हम फिज़िक्स को मेज़र करते हैं। फर्स्ट होती है स्केलर। स्केलर वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब साइज की क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, पावर, एनर्जी, इन सब की हम स्केलर्स वैल्यू निकाल सकते हैं जिनका हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर वो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नापी जा सकती है, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स। कुछ फिजिकल क्वांटिटी लाइक इनर्शिया, स्ट्रेस, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो ना ही स्केलर होती है ना ही वेक्टर होती है, ये टेंसर स्टेट की होती है। अब हमारी कुछ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनकी यूनिट्स देखेंगे। सबसे पहले लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, उसका सिंबल होता है एम। नेक्स्ट है मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है और उसका सिंबल होता है केजी। टाइम की बात करें, उसकी एसआई यूनिट सेकंड होती है जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इसकी एसआई यूनिट होती है और इसको हम ए से सिंबल करते हैं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, इसको हम के से करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें जिसकी एसआई यूनिट कैंडेला होती है जिसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की बात करें, इसकी एसआई यूनिट मोल होती है जिसको हम मोल से डिनोट करते हैं। उसी तरह कुछ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे फोर्स को सीजीएस में डाइन कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है और एक यूनिट बराबर होती है 10⁵ डाइन। उसी तरह वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्ग और उसकी एसआई यूनिट होती है जूल और उस 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। नेक्स्ट हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देखें, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हो और वो तब तक रेस्ट में ही रहता है जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगा लें, या कोई भी ऐसी मोशन करने वाली चीज़ तब तक मोशन करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस टू चेंज, जिसको मतलब कोई भी चेंज को रेजिस्ट करना, रोकने को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। उसी तरह अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसके अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जो हम उस पर अप्लाई करते हैं उसके। नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखें तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ भी हम एक्शन करते हैं तो उसका बराबर और अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है, तो इसे ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम सर्कुलर मोशन देखेंगे। कोई भी मोशन करती हुई बॉडी जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही हो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, जिसमें कोई भी बॉडी किसी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो जिससे वो रेडली अंदर की तरह वो झुकी हुई हो, उसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसी तरह जो शैडो फोर्स होता है वो हमेशा इक्वल होता है टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो कोई बाहर से कोई फोर्स ऐसा लगता है जिससे जो बॉडी है वो अंदर की तरफ खिंचती है, उसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं।
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्रायर्स में यूज होता है, जो बाहर की तरफ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जिसमें कोई भी बॉडी मूव कर रही हो किसी सरफेस पे और वो एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रही हो, उसको ही फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम इंस्टेंस वेयर फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट, फ्रिक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको देखें तो हमारे वॉकिंग, हम ड्राइव करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, या कार ब्रेकर, सब के लिए फ्रिक्शन जरूरी होता है। अगला, अगर हम फिजिक्स में अगला टॉपिक की बात करें तो वो है वर्क, एनर्जी, पावर, वर्क। वर्क की बात करें तो वर्क कोई भी ऐसा वर्क जो इन्वॉल्व होता है किसी फोर्स के साथ और वो मूवमेंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जहां फोर्स लग रहा है उस तरफ कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई मूवमेंट हो रहा है, उसको ही वर्क कहते हैं। अगर वर्क की ऐसा यूनिट की बात करें तो वो होती है जूल। नेक्स्ट है एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको ही एनर्जी कहते हैं। अगर एनर्जी के एग्जांपल लें, एनर्जी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एंड न्यूक्लियर एंड वेरियस फॉर्म होती है एनर्जी की। एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं ना ही इसको खत्म कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इसी लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अगर एनर्जी की ऐसा यूनिट की बात करें तो वो होती है जूल। और जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है, अगर मोशन के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है तो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह अगर कोई एनर्जी एसोसिएटेड है विद पोजीशन, किसी पोजीशन के साथ, तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी देखें, डायनोमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी तरह जो हमारे बल्ब होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही लाइट और हीट के रूप में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर। अगर पावर की बात करें तो पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम करने के लिए जितनी पावर लगती है उसी को पावर कहते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर सेकेंड और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 246 वॉट। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। अगर ग्रेविटेशन की बात करें, ग्रेविटेशन वो नेचुरल फिनोमेना है किसी भी फिजिकल बॉडी का जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर हम अर्थ की ग्रेविटी की बात करें तो अर्थ की ग्रेविटी हर किसी को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है, डाउनवर्ड खींचती है। अगर न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ग्रेविटेशन फोर्स को देखें तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है जिस कारण वो एक इलिप्टिकल सर्कल में राउंड राउंड घूमते हैं सारे प्लैनेट्स सन के। अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो ये डिपेंड करती है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, साथ ही वो अमाउंट ऑफ मैटर उसमें कितना है उस ऑब्जेक्ट में, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो हमेशा इक्वल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा बराबर होगा उसके मास का इंटू जितनी उस पर ग्रेविटी लग रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, उसका मल्टीप्लाई होगा। ग्रेविटी मैक्सिमम होती है पोल्स पे और मिनिमम होती है इक्वेटर पे। अगर हम अर्थ और मून की ग्रेविटी को लें तो मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 टाइम होती है। उसी तरह जो वैल्यू होती है जी की, स्मॉल जी की, वो डिक्रीज होती जाती है एल्टीट्यूड पे और डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ग्रेविटी जो है डिक्रीज होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के घूमने के कारण भी जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू कम होती है। अगर एस्केप वैल्यू स्पीड की बात करें तो मिनिमम स्पीड जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के बाहर छोड़ा जाए उसके ग्रेविटेशन फोर्स से और वो कभी भी वापस ना आए उसको ही एस्केप स्पीड कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मून की एस्केप स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो वो होती है 2.4
किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट उस ऑब्जेक्ट को, उस छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो स्पेस में एक ऑर्बिट पे घूमता है किसी लार्ज ऑब्जेक्ट या प्लेनेट के चारों तरफ। ये में भी आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो कम्युनिकेशन, वेदर सैटेलाइट के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये अर्थ की ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। उसी तरह अगर नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो जैसे मून। अगला है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ये अर्थ की ऑर्बिटिंग सैटेलाइट होते हैं। ये प्लेस्ड होते हैं एल्टीट्यूड जो अप्रोक्सीमेटली 35,800 किलोमीटर पे होता है और ये डायरेक्टली ऊपर होता है अर्थ की इक्वेटर के। नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स में देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। अगर हम इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की बात करें, ये वो प्रॉपर्टी होती जिसमें अगर किसी भी बॉडी को हम रिफॉर्म करते हैं उसके शेप से और वो वापस से डिफॉर्म हो जाती, अपने ही शेप में वापस आ जाती है, तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। उसी तरह प्लास्टिसिटी की बात करें तो वो बॉडी जो उसके अगर शेप को डिफॉर्म करे और वो फिर से अगर हम उस पर फोर्स छोड़ देते हैं तब भी उसका शेप बदला हुआ ही रहे तो उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट अगर रबड़ की बात करें तो रबड़ लेस इलास्टिक होता है स्टील से। और प्रेशर की बात करें, प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं वो फोर्स जो किसी भी यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, किसी भी सरफेस पे लगाया जाने वाला जो फोर्स होता है उसको प्रेशर कहते हैं, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से इसकी एसआई यूनिटी होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसी तरह अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 3 फॉर्म में मेज़र किया जा सकता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडन फॉल हो जाए बैरोमीटर पे तो इसका मतलब होता है कि स्टॉर्म आने वाला है। अगर स्लो फॉल हो तो रेन आने की आशंकाएं होती हैं और एकदम से बढ़ जाए तो क्लियर वेदर होने का हो सकती है। ये बैरोमीटर की रीडिंग से हम देखते हैं, इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। उसी तरह एटमॉस्फेरिक डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड्स पे। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो अगर हम खाने को माउंटेन्स पे खाना पकाते हैं तो यहाँ खाना पकाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए इसके बाद अगर हम फाउंटेन पेन की बात करें तो जो एरोप्लेन में अगर हम फाउंटेन पेन को लेकर जाते हैं तो वो जो पेन होती है लीक करने लग जाती है क्योंकि वहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है। अगला है ब्लीडिंग अकर फ्रॉम द नोज ऑफ द मैन। जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहाँ पर नाक से खून आने लगता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ ऑफ हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द लेस ऑफ अमाउंट ऑफ एयर। इसी जो हाई एल्टीट्यूड में सांस लेने की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पर एयर का अमाउंट बहुत ही कम होता है। और अगर हम वाटर के बॉयल होने की देखें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें, कोई भी बॉडी या तो वो पार्शली या फुली लिक्विड में जब इमर्ज हो जाती है और वो उसका जो वेट है वो भी अपेरेंटली लूज होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। जितना बॉडी उसका लूज होता है वो बराबर होता है जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करती है अपनी, मतलब उसके जो बॉडी है उसमें से जितना वेट वो लूज इधर डिस्प्लेस कर रही है वो उसका उतना ही बराबर उसका वेट कम हो जाता है। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं अगर उनको लिक्विड में डालें तो वो एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उसको ही बायोएंट फोर्स भी कहते हैं और इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ बायोएंसी। मगर वहीं अगर हम आयरन की बात करें, आयरन को जो हम पानी में डालते हैं तो जो इसका जो वेट ऑफ वाटर होता है वो लेस होता है उसके अपने वेट से। जो उसको जितना वेट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करता है वो कम होता है एज कंपेयर टू आयरन बॉल के मास से, वेट से। जबकि जो वाटर डिस्प्लेस होता है बाय इमर्स पोर्शन, जितना इमर्स हुआ है सिप के, वो इक्वल होता है सिप के वेट का। जितना सिप का वेट है उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा।
यही कारण है कि जो आयरन की बॉल है वो पानी में डूब जाती है और बहुत बहुत बड़े बड़े जो शिप होते हैं वो नदी में तैरते रहते हैं। अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस हमें महसूस होती है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो जूल कैलोरी इसकी एसआई यूनिट होती है। 1 कैलोरी मतलब होता है 4.2 जूल। और हमेशा हीट फ्लो करती है उस हायर सब टेम्परेचर से उस सबस्टेंस की तरफ एट द लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। ये किसी भी बॉडी जो गर्म होती है या ठंडी होती है उसको इंडिकेट करता है टेम्परेचर, और इसे मेज़र किया जाता है थर्मोमीटर के द्वारा। टेम्परेचर को की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन, साथ ही से फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। अगर हम रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल की बात करें, अगर हमारे पास सेल्सियस है तो उसका अगर फ़ारेनहाइट से रिलेशनशिप देखें तो वो हो जाएगा Celsius/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। उसी तरह जो हमारा केल्विन है उसके लिए भी रिलेशनशिप है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर करें ह्यूमन बॉडी की बात तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। एट -40 डिग्री टेम्परेचर जो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट है वो थर्मोमीटर पे सेम रीड करता है। नेक्स्ट अगर हम कंडक्शन की बात करें, कोई भी सॉलिड चीज़ जिसका ट्रांसमिशन होता है हीट का ट्रांसफ़र, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर से उस रीजन में जहाँ लो टेम्परेचर होता है, बाय द जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उस बॉडी में होंगे उनकी हेल्प से, मगर वो विदाउट देयर एक्चुअल माइग्रेशन, उन पार्टिकल के बीच में माइग्रेशन नहीं होता, मगर उनकी हेल्प से जहाँ से हीट आ रही है वहाँ से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जाती है, उसको ही कंडक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है कन्वेक्शन। अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो इसमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिससे हीट पास हो सके, ट्रांसफ़र हो सके वन प्लेस से अदर प्लेस पे। एक्चुअल मूवमेंट जो हीट की होती है कन्वेक्शन में, इसमें अजीज़ जो मॉलिक्यूल होते हैं फ्लूइड के वो पार्ट लेते हैं। अगला आता है रेडिएशन। हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, उसकी कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती। जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और जो ऑब्जेक्ट उसके पाथ पे पड़ते हैं उनका एक वो शेडो बनाती हुई चलती है और एक फॉर्म और बनती है डिटेक्टर पे, ये फॉर्म होती है रेडिएंट। इसके बाद इट इज़ अ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड और कैन बी मेड और टू इंटरफेयर, ये रिफ्लेक्टेड भी होती है और रिफ्रैक्टेड भी होती है। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, जो रेडिएशन है वो खाली स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम लेटेंट हीट की बात करें, जिसमें वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी फेस को चेंज करने के लिए, अगर लिक्विड से गैस में चेंज होना हो, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना हो तो उसको लेटेंट हीट कहते हैं। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, उस जो बॉडी है चाहे वो लिक्विड है सॉलिड है उसका जो टेम्परेचर उसमें चेंज नहीं आता, मगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को बदलती है, इसको ही लेटेंट हीट कहते हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो ज़रूरत होती है किसी भी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का, जो 1 डिग्री होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री, इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, जैसे कि इसका एग्जांपल ले आयोडीन, डार्क सॉलिड या ड्राई आइस। हॉर्स फॉस्ट की जो बात करें वो होता है, ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होती है सब्लिमेशन की, जैसे फॉस्ट एंड स्नो फॉल्स जो होती है वो बिल्कुल सब्लिमेशन के अपोजिट होता है। इसमें जो वेपर है वो कन्वर्ट होते हैं डायरेक्टली सॉलिड में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेव। वेव की बात करें तो एक तरफ का ऑसिलेशन होता है, मतलब एक तरफ का डिस्टर्बेंस होता है जो ट्रेवल करता है स्पेस एंड मैटर में। वेव मोशन ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को, ना ही मैटर को। फ्रॉम वन प्लेस से अनदर प्लेस पे वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है।
अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, वेव 2 टाइप की होती है, एक ट्रांसवर्स वेव्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। अगर ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल के बीच में इसमें वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जिसको क्रेस्ट और थॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो पैरेलली होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है ट्रेवल होने की वो पैरेलल फॉर्म में होती है। इसमें कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है इको, द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इको। जो साउंड में रिपीटेशन होता है किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसको ही इको कहते हैं। अगला है सोनार। सोनार को यूज़ किया जाता है साउंड नेविगेशन और रैंकिंग के लिए। इससे नापा जाता है जो डेप्थ है, सी की जो डेप्थ है उसको नापा जाता है, जो लोके अगर, और साथ ही दूसरी एनिमी की जो समरी कितने दूर खड़ी है ये भी सोनार की हेल्प से नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अगला है ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें चार्ज पार्टिकल आता है। जिस तरह जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, जब वो मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो एनर्जी को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और इसी जो एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होती है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और या लाइट भी कह सकते हैं। अगला जो वेव है वो है मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 2 इम्पॉर्टेंट वे है जिससे हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं इन द वर्ल्ड अराउंड अस। जितनी भी हमारी चारों तरफ चीज़ हैं, हम एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो वेव्स इन वाटर या साउंड वेव जो होती है ईयर में, ये एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव के। मैकेनिकल वेव कॉज करती है डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन इन मैटर में, वेदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या प्लाज्मा हो। उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो ये बिल्कुल डिफरेंट होती है मैकेनिकल वेव से। जिस तरह मैकेनिकल वेव को कोई भी मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, मगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर लाइट या रेडियो वेव्स, एक्सरे, ये सब एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इसके बाद आता है साउंड वेव। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती बिकॉज देयर इज नो मीडियम टू ट्रांसमिट दिस मैकेनिकल वेव। अगर साउंड की बात करें तो साउंड ट्रैवल हो सकती है गैसेस में, प्लाज्मा में, लिक्विड में, एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव की तरह। ऑल्सो इसको हम कह सकते हैं कंप्रेशन वेव्स। इसलिए जो साउंड है उसको हमेशा मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेट करने के लिए। अगर ऑडिबल साउंड की बात करें जो ह्यूमन के कान सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। अगर पिच की बात करें, साउंड की वो प्रॉपर्टी जिसमें हायर या लोअर टोन होती है उसको ही पिच कहते हैं। वो साउंड, अगर साउंड की जो हर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उसको अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं। उसी तरह अगर जो साउंड है वो लेस देन 20 हर्ट्ज हो तो इसका इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होने लगती है। अगर स्पीड ऑफ साउंड की ईयर में बात करें तो ईयर में स्पीड ऑफ साउंड होती है 330 मीटर पर सेकेंड। अब हम स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे डिफरेंट मीडियम में। ईयर में होती है 332, अगर एयर 20 डिग्री सेल्सियस है तो 334 होती है, आयरन में होती है 5130 और ग्लास में होती है 5640। नेक्स्ट है लाइट। लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन ऑन आवर आइज। जो लाइट है वो बनी होती है एक डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी का जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन कैरी करता है मोमेंटम को जिसका कोई मास नहीं होता और ये ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ लाइट के जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सनलाइट रीच टू द अर्थ 8 मिनट 19 सेकेंड में सन की जो रे होती है वो अर्थ पे पहुंचती है। अगर मून की बात करें जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम मून टू रीच द अर्थ होती है 1.28 सेकेंड में। अब हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट एंड
एपिग्यू मैटर कौन से होते हैं? अगर ट्रांसपेरेंट की बात करें तो वो मैटर जिससे लाइट पास हो जाती है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसके हो गए ग्लास, वाटर एटसेट्रा। ट्रांसपेरेंट वो नेचर के होते हैं द पार्ट ऑफ कुछ मात्रा में जो लाइट है वो इससे पास हो पाती है, जैसे कि ऑयल, पेपर। उसी तरह जो एपिग्यू होते हैं वो होते हैं जिससे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो सकती, जिसके एग्जाम्पल है मिरर, मेटल, वुड। इसके बाद हम देखेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसका जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होता है। ये विजिबल लाइट से छोटी होती है और लंबी होती है एक्सरे से। इसका यूज़ किया जाता है वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन। ये एनर्जी को इमिशन करती है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह इन द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये जस्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ रेड पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट में होती है। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी जो वेवलेंथ है वो छोटी होती है और ये प्रोड्यूस करती है बॉम्बार्डिंग अ टारगेट मेड ऑफ टंगस्टन। जो टंगस्टन का बना होता है उससे ये बम्बार्ड करके प्रोड्यूस होती है, जिससे जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और इसकी जो तब ये एक्सरे रे है जो प्रोड्यूस होती है। इसका मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। इसकी जो वेव्स होती हैं शॉर्ट होती हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है और ये लाइन करती है रफली बिटवीन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड कन्वेंशनल रेडियो वेव्स के बीच में। इसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम इसमें देखें रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर में देखें तो इमेज इसमें जो फॉर्म्ड होती है बाय प्लेन मिरर में वो ऑलवेज इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है, साथ ही सेम डिस्टेंस पे बनती है। इसके बाद स्फेरिकल मिरर देखें जिसमें 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब हम जो ये मिरर हैं इनकी पोजीशन देखेंगे, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज देखेंगे जो स्फेरिकल मिरर पे बनती है। सबसे पहले अगर कॉनकेव मिरर की बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पे रखते हैं जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी, वो बहुत ही डायमेंस्ड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। और उसी तरह अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें तो बिटवीन ये बनेगी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बहुत ही ये छोटी होगी, साथ ही ये रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर हम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखें तो ये कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी और इसका साइज सेम साइज का होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर हम इसे फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें तो ये बनेगी सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में, ये बहुत ही बड़ी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर हम इसे रखते हैं कॉनकेव मिरर फोकस पे रखते हैं तो ये इन्फिनिटी बनती है, बहुत ही बड़ी बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। अगर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, बहुत ही बड़ी बनेगी और वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे, ये फोकस पे बनती है और हाईली डायमेंस्ड होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इसके बाद हम इसको रखते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर के, ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर के, तो ये पोल और फोकस के बीच में बनाती है, बहुत ही छोटी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर सेविंग मिरर की तरह यूज होता है एज रिफ्लेक्टर फॉर द हेडलाइट ऑफ, जो हेडलाइट होती है या सर्च लाइट होती है उसको रिफ्लेक्टर के लिए काम करता है। साथ ही ऑप्थोस्कोपी में बना होता है, जो आई और ईयर में जो डॉक्टर्स जिससे देखते हैं उसमें ये यूज़ होता है। सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। अगर उसी तरह हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखें तो ये रियर व्यू मिरर की तरह काम करता है व्हीकल्स में, बिकॉज ये जो प्रोवाइड करता है मैक्सिमम रियर फील्ड को, मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर करके ये दिखाता है और जिसमें इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प, जो सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो बेंडिंग ऑफ लाइट रे होती है, जब भी कोई लाइट
किसी मीडियम से पास होती है तो वो हल्की सी बैंड हो जाती है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो उसकी जो रे है, पाथ है, वो थोड़ा बेंड होने लग जाता है। इसको ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड होती है नॉर्मल की तरफ टू द इंसिडेंट रे के, और देन द सेकंड मीडियम इज सेड टू बी डेंसर। जो दूसरा मीडियम होता है जब वो उस पर जाती है तो उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। उसी तरह जो रे है वो बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे वो रिफ्लेक्ट होती है, तो हम सेकंड मीडियम को रियर मीडियम कहेंगे फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में। कुछ हम फिनोमेना देखते हैं रिफ्रैक्शन के। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है वो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का। जो ओवल शेप ऑफ सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो दिखता है वो भी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। रिवर अपेयर सैलो, जो रिवर है वो सैलो दिखाई देती है। कॉइन अपीयर राइज इन ग्लास फील्ड विद वाटर, जो पानी में अगर हम कॉइन को डालते हैं तो वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। पेंसिल अपीयर ब्रोकन इन द बीकर फील्ड विद वाटर, ये भी एग्जाम्पल है। सन अपीयर अबव हॉरिजन एट सनसेट एंड सनराइज, जो सन है वो हॉरिजन के ऊपर दिखाई देता है, ये भी एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन का। नेक्स्ट फिजिक्स में देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब भी जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, जिसका पर्टिकुलर वैल्यू है वो एक्सीड बढ़ने लग जाता है, जिसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और जो रे है वो वापस आ जाती है सेम मीडियम में फ्रॉम द अपनी बाउंड्री से। इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हम कुछ फिनोमेना देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के, जिसमें है इंडोस्कोपिक यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज़ होता है। जो डायमंड होता है जो वो चमकता है वो भी इसका एग्जाम्पल है। मिराज इन डिजर्ट, डिजर्ट में मिराज का दिखना ये भी एग्जाम्पल है। इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ सन विजिबिलिटी, जो सन के डूबने के बाद भी हमें रोशनी दिखाई देती है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो सनलाइट है वो स्कैटर होने लगती है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, क्योंकि स्मॉल जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उन पे टकराने के बाद वो स्कैटर होने लग जाती है। जो रेड लाइट है वो सबसे कम स्कैटर करती है, और जो वॉयलेट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। इस फिनोमेना को जैसे रेडिश अपीयर ऑफ द सन, जब सन उगता है तो हमें जो आसमान है वो लाल लाल दिखाई देता है, सन डूबते समय भी ऐसे ही होता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाइट कलर ऑफ क्लाउड बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब जो हमें कलर दिखाई देते हैं आसमान में, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही दिखाई देते हैं। अगला है, क्योंकि रेड कलर का जो सबसे कम स्कैटर करता है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमें मॉर्निंग के टाइम पे रेड कलर दिखाई देता है आसमान में। और क्योंकि जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है और उसका वेवलेंथ कम होता है, इसके कारण हमें पूरे दिन भर स्काई ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन आइज़। तो नॉर्मल रेंज होती है विज़न किसी भी हेल्दी आइज़ की, वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगर हम विज़न के डिफेक्ट्स की बात करें और उसकी रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे पहले आता है मायोपिया। इसको नियर शॉर्टनेस भी कहते हैं। जो पर्सन इससे सफरिंग करते हैं मायोपिया से, कांट सी फार, मतलब दूर की चीज़ें नहीं देख पाते क्लियरली, बट वो पास की चीज़ों को आसानी से देख लेते हैं। अगर हम इसके कॉज की बात करें कैसे ये डिफेक्ट आता है, तो आई बॉल होती है वो टू लॉन्ग, बहुत उसकी जो आई वो बहुत लंबी होने लग जाती है, इसलिए जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बनने लग जाती है। जो लेंस होता है बीइंग टू कर्व्ड फॉर द लेंथ ऑफ द आई बॉल। इसकी रेमेडी की बात करें तो हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, जो एक डाइवर्स रे होती है जो रेटिना पे पड़ती है, जो इमेज को आगे की तरफ बढ़ाती है, डाइवर्स करती है। दूसरा होता है हाइपरोपिया भी कहते हैं, इसको लॉन्ग या फार साइडनेस भी कहते हैं। जो पर्सन इससे सफरिंग करते हैं
कांट्स, वो नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकते हैं, बट कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मगर वो दूर की चीज़ों को आसानी से देख लेते हैं। अगर इसके कॉज की बात करें तो जो आई बॉल होती है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाती है और जो इमेज है वो रेटिना से बियॉन्ड बनने लगती है। और जो आई का कॉर्निया होता है वो कर्व शेड का नहीं होता उस समय। जो आई लेंस होती है वो फर्दर बैक इन द आई। इसकी हम रेमेडी की बात करें तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर सकते हैं कन्वर्स करने के लिए रे को एट रेटिना पे। अगला है टारगेट ग्रुप। ये वो होते हैं, इट कैन इफेक्ट बोथ सिलेंड्रिकल एंड अडल्ट्स। जो टारगेट ग्रुप होता है ये इफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को भी और एडल्ट्स को भी। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। ये होता है मोस्ट कॉमनली, इस प्रॉब्लम ये जो होती है रिफ्लेक्टिव प्रॉब्लम इसमें होने लगती है। इसके कारण जो विज़न है वो बहुत ही ब्लर होने लगता है। इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता है करेक्ट करने के लिए, एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए। इसके बाद आता है कैटरैक्ट। ये होता है जो आँखों का जो लेंस होता है उसके आगे क्लाउडीनेस आने लग जाता है जिससे आदमी ढंग से देख नहीं पाता है। अगर इसकी कॉज की बात करें, प्रोटीन बिल्डिंग अप इन द आई लेंस। जो आई के लेंस होता है उसमें प्रोटीन बनने लग जाता है जिसके कारण वो क्लाउडी होने लगता है। इसकी रेमेडी की बात करें तो इसके लिए एक सुटेबल आई लेंसेज ग्लासेस होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो वाइट रे होती है जब वो स्प्लिट करने लग जाती है 7 कलर्स में, जिसको विब्रियो भी कहते हैं, विब्योर कहते हैं, इसको ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। जो इन 7 कलर में जो बैंड्स आते हैं उनको स्पेक्ट्रम्स कहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप, जिसका यूज़ किया जाता है मैग्नीफाई इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट, और छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई तरीके से देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। उसी तरह जो टेलीस्कोप हो जाता है, इसमें इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको ध्यान से देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो बहुत दूर रखी हुई चीज़ को हम देख सकते हैं टेलीस्कोप से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। ये एक फिजिकल फेनोमेना है जो एसोसिएटेड है द प्रेजेंस एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें देखा जाता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका फ्लो कैसे होता है, उसकी प्रेजेंस को देखा जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें तो कुछ एटम की पार्टिकल्स जिनकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल चार्ज की, तो वो डिटरमाइन करता है उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को। अगर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट कॉलम, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसमें मूवमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम में जो फ्लो करते हैं चार्ज पार्टिकल्स, उसको ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, एंड चेंज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट। और जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है। अगर कंडक्टर की बात करें, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए पास कराते हैं और उनमें कोई लो रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करा देते हैं, उनको कंडक्टर करते हैं। तो जो गुड कंडक्टर हैं वो हैं सिल्वर और कॉपर। सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद कॉपर दूसरा अच्छा कंडक्टर है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं कराते उनको इंसुलेटर कहते हैं, जैसे रबर, वुड, ग्लास, ये सब इंसुलेटर हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। अगला है, अगर इलेक्ट्रिकल सेल की बात करें तो वो डिवाइस जो यूज होती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए, उसको इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। उसी तरह एमीटर से हम मेज़र कर सकते हैं करंट को। वोल्ट मीटर से हम मेज़र करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन सर्किट में। फ्यूज़ की बात करें, ये एक सेफ्टी डिवाइस है डेट प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बिकम ओवरलोड।
नेक्स्ट हम ट्रांसफार्मर की बात करें। ये एक डिवाइस है जिससे कन्वर्ट होता है लो वोल्टेज एसी इनटू हाई वोल्टेज एसी में। इसके बाद हम अप्लायंस देखें या इनके एप्लीकेशंस या यूजेस देखें। एज वोल्टेज रेगुलेट फॉर टीवी को, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर को में ये यूज़ होता है। इंडक्शन फर्नेस में इसको यूज़ करते हैं। वेल्डिंग पर्पस के लिए इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम एसी जनरेटर या डायनामो या अल्टरनेटर की बात करें, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद है डीसी मोटर जो कन्वर्ट करती है डायरेक्ट करंट एनर्जी को बैटरी की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी में। अगर इसके यूजेस की बात करें, इन डीसी फैंस, सीलिंग, टेबल फैंस में इसका डीसी मोटर का यूज़ होता है। इन पंपिंग वाटर में भी इसका यूज़ होता है। रनिंग ट्रैम कार्स में, ट्रेन्स में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। द मटेरियल और बॉडी जो अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक सबस्टेंस को, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको मैग्नेट्स कहते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैग्नेट का, ये ग्रेटर होता है पोल्स पे। अपने पोल पे इसका जो मैग्नेटिक पावर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर जो इसका मिडल वाला पोर्शन होता है उसमें। इसी तरह जो पोल होते हैं टू मैग्नेट के, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल जो होते हैं वो मैग्नेट के जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर बार मैग्नेट की बात करें, इसको हम एक थ्रेड से बांध गए फ्री और वो फ्री रोटेट करें, तो इसका जो साउथ पोल है विल मूव टुवर्ड द नॉर्थ पोल, वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा अर्थ के। और उसी तरह साउथ पोल हमेशा। मैग्नेट के यूजेस और अप्लायंसेस की बात करें तो मैग्नेट यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए, विच हैव सेलर्स नेविगेटर टू नो द डायरेक्शन। जो सेलर्स होते हैं, नेविगेटर होते हैं, जो समुद्र के रास्ते से आते हैं, उनको रास्ता नापने के लिए मैग्नेटिक जो कंपास होता है उसकी हेल्प ली जाती है। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, जो यूज होता है जनरेटर्स में, मोटर्स में, लाउड स्पीकर में, टेलीफोन्स में, टीवी सेट्स में, फैंस, मिक्सर, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम मॉडर्न फिजिक्स को देखें, जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, वो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियॉन्स को। अगर हम एक्सरे की बात करें, एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी जो वेवलेंथ है वो 0.1 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच होती है। ये हाई एनर्जी इसमें होती है। ये हाई एनर्जी तब इमिट होती है जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैथोड रे स्ट्राइक करती है किसी टारगेट पर हाई एटॉमिक मास पे। इसके बाद अगर हम एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ देखें, ये हाईली पेनिट्रेटिंग रे होती है और ये पास हो सकती है सेवरल मटेरियल पे। आर ओपिग्यू एंड ऑर्डिनरी लाइट्स होती है एक्सरे। अगर इसके इफ़ेक्ट की बात करें, दे इफ़ेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी ये इफ़ेक्ट करती है। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स की, जिसमें अगर हम ओरिजिन की बात करें तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होती है। और इसकी नेचर की बात करें तो एक्स रे पॉजिटिव चार्ज होती है, बीटा रे नेगेटिव चार्ज होती है, और वाई रे गामा रे न्यूट्रल चार्ज होती है। इनकी कंपोजिशन की बात करें तो एक्स रे हीलियम के एटम से बनती है, और जो बीटा रे है वो इलेक्ट्रॉन से बनती है, और जो गामा रे है वो फोटोन से बनती है। इनकी मासेस की बात करें तो एक्सरे का मास होता है 6.4 × 10⁻³ kg, और बीटा रे का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और गामा रे जो होती है वो 0 होती है। चार्ज इस एक्सरे का अल्फा रे का +2 इलेक्ट्रॉन होता है, और बीटा का - इलेक्ट्रॉन होता है, और गामा का 0 होता है। अगर इनकी पेनिट्रेटिंग की बात करें तो अल्फ़ा मिनिमम पेनिट्रेट करती है, बीटा मीडियम बीच का करती है, और जो गामा रे है वो मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर होती है। आयनाइजेशन पावर की बात करें तो अल्फ़ा की मैक्सिमम एक्सरे पावर होती है, बीटा की इन दोनों के बिटवीन होती है, और जो गामा रे उसकी सबसे कम होती है। वेलोसिटी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी अल्फ़ा की वेलोसिटी 1.4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड होती है,
और जो बीटा है उसकी 1 डिग्री से 99 डिग्री वेलोसिटी होती है, और जो गामा रे है उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजन, वो प्रोसेस जिसमें हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होने लगता है इनटू 2 न्यूक्लियाई में, जिनका जो कंपेरेटिव साइज है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है, इसको ही फ्यूज़न कहते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखें तो वो होता है एटम बम। उसी तरह न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें तो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं, उसको न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन बम। अब हम फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज देखेंगे। एटम की बात करें तो एटम को डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन ने। लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करें तो इसको आर्किमिडीज ने, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। फोटोग्राफी को टेलबोट ने, डायनामाइट को एल्फ्रेड नोबल ने, एक्सरे को रोंटजन ने, रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेकरेल ने, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने, रेडियम को मैडम क्यूरी ने, वायरलेस टेलीग्राम को मार्कोनी ने इन्वेंट किया। उसी तरह अगर डायोड की बात करें तो फ्लेमिंग ने इसे इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी दी थी आइंस्टाइन ने। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, रमन इफेक्ट को CV रमन ने, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने इन्वेंट किया था। अब हम कुछ सम इन्वेंशन और देखते हैं। अगर एयरप्लेन की बात करें तो इसको इन्वेंट किया था राइट ब्रदर ने। बॉल पॉइंट पेन जो होती है उसको ब्योर ने किया था इन्वेंट। बैरोमीटर को टोरिसेली ने इन्वेंट किया था। बाईसाइकिल को मैकमिलन ने, कैलकुलेटिंग मशीन को पास्कल ने, सेंटीग्रेड स्केल को सेल्सियस ने, डीजल इंजन को रॉडल्फ डीजल ने, डायनामो को माइकल फ्राइडे ने, इलेक्ट्रिक लैम्प को थॉमस अल्वा एडिसन ने, फिल्म को डॉक्टर ले डो फॉरेस्ट ने, फाउंटेन पेन को वाटरमैन ने, जेट इंजन को फ्रैंक वेटेल ने, लिफ्ट को किया था AG ओटिस ने, माइक्रोफोन को किया था डेविड ने, मोटर कार को कार्ल बेंज ने, मोटरसाइकिल को एडवर्ड बटलर ने, प्रिंटिंग प्रेस को गुटनबर्ग ने, उसी तरह रेडियो को मार्कोनी ने, और रेफ्रिजरेटर को किया था हैरिसन एंड कैटलिन ने। स्विंग मशीन को टिमोइनर ने, स्टीम इंजन को जेम्स वॉट ने, स्टेनलेस स्टील को हैरी ब्रेरली ने किया था। टेलीफोन को किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, टेलीविज़न को किया था जॉन बैरेट ने, और थर्मामीटर को किया था गैलीलियो गैलीली ने। तो यहाँ पर हमारे फिजिक्स की शॉर्ट नोट्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको इस वीडियो